हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहम्मद अकरम और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों को अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। और आज के मेरे इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय। बच्चों, आपने क्लास 11th के अंदर भी जो है वो साझेदारी बिजनेस के बारे में स्टडी कर रखा है, बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत क्लास 11th के अंदर, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई साझेदारी क्या होती है। साझेदारी जो है वो किसी भी व्यावसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए एक तो सहमत होते हैं, उस व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और अपनी प्रबंधकीय योग्यता का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसे वो आपस में बांटते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा साझेदारी का अर्थ कि किसी व्यावसायिक उपक्रम का ऐसा प्रारूप है कि जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, पूंजी लगाते हैं और अपनी प्रबंधकीय योग्यता का प्रयोग करते हैं और आपस में लाभ बांटते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं साझेदारी की परिभाषा। तो साझेदारी जो है वो हमारे देश का कानून भी बना हुआ है साझेदारी से संबंधित, जो कि होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो है वो साझेदारी क्या होती है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, अधिनियम कौन सा है हमारा, साझेदारी अधिनियम कौन सा लागू होता है, 1932 की धारा कौन सी है, 4। इस धारा के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक समूह है, यानी ग्रुप है, उन व्यक्तियों का पारस्परिक समूह है जो किसी ऐसे व्यवसाय से लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जिसे वे सब या उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता हो। तो ये है हमारा साझेदारी, ठीक है, परिभाषा। क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार से लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कंपल्सरी नहीं कि सारे व्यक्ति जो है वो सक्रिय साझेदार, आपने लास्ट ईयर पढ़ ही रखे हैं साझेदारों के प्रकार, सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, गुप्त साझेदार, है ना। अब देखिए साझेदारी, तो ये तो हो गई साझेदारी की परिभाषा। फिर आगे आता है कि जो व्यक्ति इस साझेदारी में शामिल होते हैं हम उनको व्यक्तिगत रूप से, यानी सेपरेटली, अलग अलग, उन लोगों को हम कहते हैं साझेदार। तो व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वो क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाते हैं। और सामूहिक रूप से ये सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे, एक फर्म कहलाएंगे। और जिस नाम से ये व्यापार करते हैं वो होती है साझेदारी फर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले हमारे इसके अंतर्गत टॉपिक साझेदारी की विशेषताएं। तो ये है हमारी साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी की परिभाषा और उसके अर्थ के आधार पर जो साझेदारी की विशेषताएं, उसमें पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो बच्चों देखिए, साझेदारी जो है उसमें एक अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार तो हो नहीं सकता, तो किसी भी साझेदारी के अंदर जो है वो कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, 2 व्यक्तियों का। दूसरा कि इन व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनुबंध का मतलब उनके अंदर मानसिक जो है वो क्षमता होना आवश्यक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें मानसिक योग्यता का अभाव होता है, जैसे एक पागल व्यक्ति है, एक अवयस्क व्यक्ति जो कि 18 साल से कम उम्र का होता है, उसको कोर्ट इजाज़त नहीं देती है, वो कोर्ट नहीं मानती है कि भाई ये जो है आदमी अनुबंध कर सकता है। और तीसरा होता है कि कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जिसको मतलब कोर्ट ने कह दिया भाई वो भले वयस्क है लेकिन अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो किसी भी फर्म के अंदर साझेदार नहीं बन सकते। पहला अवयस्क साझेदार, दूसरा पागल व्यक्ति और तीसरा कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति किसी भी फर्म के साझेदार नहीं बन सकते। और अगर किसी फर्म के अंदर साझेदारों की संख्या घटकर 1 हो जाएगी, यानी कि 2 थे 4 थे, तो वो साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। भारतीय साझेदारी अधिनियम में कहीं पर भी अधिकतम की कोई भी जो है वो वर्णन नहीं किया गया। मिनिमम तो 2 होने चाहिए, लेकिन अधिकतम
का जो है वो कोई किसी प्रकार की सूचना वहां पे गिवन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में तो नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम जो 2014 है उसके रूल्स नियम नंबर 10 के अनुसार अब वर्तमान के अंदर जो है किसी भी साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने हैं 2 और अधिकतम कितने हो सकते हैं 50 साझेदार हो सकते हैं किसी भी फर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 2 आती है साझेदारों के मध्य समझौता या अनुबंध होना। तो अभी कहा था कि व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले साझेदारी का जो जन्म होता है, साझेदारी का जो उद्भव होता है वो होता है किससे, समझौते के द्वारा होता है। अगर उनके मध्य कोई समझौता ही नहीं तो कोई साझेदारी नहीं है। बिना समझौता या अनुबंध के अगर कोई व्यक्ति मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे जब तक उनके बीच कोई लिखित अथवा मौखिक किसी वार्तालाप पर अनुबंध या समझौता नहीं हो जाता। ओके, तो मैंने के साझेदारी का उद्भव किससे होगा, समझौता या अनुबंध से। इसका जन्म ही समझौता या अनुबंध से होगा। अब ये समझौता उनके अंदर लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता ही क्या होता है, मान्य होता है। वही जो है माननीय होता है कि भाई अच्छा कौन सा रहेगा, लिखित वाला। और आप सब जानते हैं कि साझेदारों के मध्य लिखित अथवा जो मौखिक समझौता होता है उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। यह आपने 11th क्लास के अंदर भी स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं लाभों का विभाजन। तो साझेदारी किसके लिए करी, बिजनेस के लिए। और बिजनेस क्यों कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए। तो साझेदारी व्यवसाय में जो भी लाभ होगा वो साझेदारों के मध्य बांटने के लिए ही साझेदारी की गई है। और ये लाभ जो होगा वो उनके बीच जो पहले से समझौता है, जो भी अनुपात है उनका, उस अनुपात में उनको बांटा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है व्यवसाय का होना। तो साझेदारी के अंदर जो है कोई भी वैध व्यवसाय होना आवश्यक है। अगर कोई अवैध हुआ तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। ओके, या साझेदारी के अंदर जो है वो कोई धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं तो धार्मिक कार्य करने वाले जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो उसको हम साझेदारी भी नहीं कह सकते। तो कुल मिला के व्यवसाय जो है वो कैसा होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए। फिर आता है नंबर 5, व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा। तो अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि भाई साझेदारी के अंदर जो है कोई एक व्यक्ति या उनमें से सब जने मिलकर के व्यवसाय चला सकते हैं। तो व्यवसाय का संचालन वो सब मिलकर के, जितने साझेदार है वो सब मिलकर के कर सकते हैं या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है अधिनियम। तो जितनी भी साझेदारियां हैं उन सब के ऊपर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। क्लियर। और लास्ट आता है असीमित दायित्व। साझेदारी की अंतिम विशेषता असीमित दायित्व। किसी भी साझेदारी के अंदर सभी साझेदारों का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। अर्थात अगर कभी भी उस साझेदारी का समापन होता है और समापन पर जो फर्म की दायित्व है बाहर वाले लोगों को पैसा चुकाना है, तो अगर फर्म के पास उतना पैसा मौजूद नहीं है फर्म के अंदर कि फर्म की सारी संपत्तियां बेच दी जाए तब भी जो है पैसा कम पड़ जाए, लायबिलिटीज का भुगतान नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियां पर्सनल, फर्म को छोड़ करके पर्सनल है, उनको भी जो है बेच करके उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि साझेदारी के अंदर सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो हमेशा क्या होता है, असीमित। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के प्रकार जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ए दायित्व के अनुसार, बी समय के अनुसार, सी उद्देश्य के अनुसार और डी वैधता के अनुसार। तो हमारा पहला जो है वो है दायित्व के अनुसार। दायित्व जो है वो 2 प्रकार का होगा, एक सीमित और एक असीमित दायित्व। देखिए बच्चों, आपने क्लास 11 के अंदर जो व्यवसाय के प्रकार पढ़े थे उसमें एक था एकल व्यापार, दूसरा था साझेदारी व्यापार, और साझेदारी व्यापार का ही एक और रूप होता है, वो होता है कंपनी, है ना, निगम। साझेदारी तो एक क्षेत्र विशेष के लिए होती है, लेकिन कंपनी का व्यवसाय क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। होते वो भी साझेदारी है क्योंकि उसमें भी सारे लोग पैसा लगाते हैं। उन लोगों को जो कंपनी को मुनाफा होता है वो मुनाफा सभी लोगों के अंदर उनके रेशियो में जो पैसा लगाया गया उसमें बांटा जाता है, उनको लाभांश वगैरह के रूप में दिया जाता है ना, लाभ को। तो बेटा देखिए
दायित्व के अनुसार साझेदारी में जो पहला है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व जो है वो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है, यानी कंपनी है, जिसकी स्वयं की क्या होती है, एक सार्वभौम मुद्रा होती है, उसका खुद का शाश्वत जीवन होता है, और इसके अंतर्गत जो है जिसकी स्वयं की सार्वभौम मुद्रा और सीमित दायित्व होगा, क्या होगा, सीमित दायित्व पर आधारित है। और इस प्रकार के बिजनेस के अंदर, साझेदारी फर्म के अंदर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है, और प्रत्येक साझेदार की जो लायबिलिटीज होती है, जो दायित्व होता है, वो क्या होता है, सीमित होता है। ये कहाँ होता है, ओनली कंपनी के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स, और डी आता है असीमित दायित्व साझेदारी। तो जिस साझेदारी के अंतर्गत सभी साझेदारों का दायित्व असीमित, अर्थात व्यक्ति साझेदार की संपत्तियों पर जो फर्म है उसका अधिकार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी से ये भी मतलब है कि अर्थात व्यवसायिक की दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ओके, अर्थात उनकी निजी संपत्तियों को बेचकर भी फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। तो ये होता है असीमित दायित्व साझेदारी। बी आता है हमारा समय के अनुसार। तो इसके नाम से स्पष्ट है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। समय यानी कि टाइम जो है वो निश्चित, तो टाइम निश्चित यानी कि 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल के लिए जो अनुबंध किया गया है। साझेदारी क्या है, एक अनुबंध, एक समझौता है। तो जितने समय के लिए वो समझौता करेंगे, वो समय व्यतीत होती वो साझेदारी भी क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी साझेदारी जो किसी निश्चित समय के लिए की गई है या निश्चित समय के लिए उसकी स्थापना की गई है, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चितकालीन साझेदारी। और जैसे ही वो निश्चित समय समाप्त होगा, वो साझेदारी भी स्वतः ही क्या समाप्त हो जाएगी। अनिश्चितकालीन, ये इसका विपरीत हो गया। तो ऐसी साझेदारी जो कि अनिश्चित कालीन समय के लिए स्थापित की गई है, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चितकालीन साझेदारी। क्लियर स्टूडेंट्स। सी पॉइंट आता है उद्देश्य के अनुसार। अब देखिए, इसमें पहला पॉइंट है ऐच्छिक और दूसरा विशेष। इसको ध्यान से समझिए। ऐच्छिक साझेदारी, ये जो निश्चितकालीन साझेदारी होती है, तो निश्चितकालीन साझेदारी निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वो साझेदार चाहे तो उस साझेदारी को आगे भी जारी रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं उस साझेदारी फर्म को। तो अगर किसी निश्चितकालीन साझेदारी को सभी साझेदार अपनी इच्छा से आगे भी जारी रखना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। और अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना, तो वो साझेदारी हमारी क्या कहलाएगी, ऐच्छिक साझेदारी। ओके। विशेष साझेदारी, ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष कार्य के पूर्ण करने के लिए स्थापित की गई है, वो हो जाएगी विशेष साझेदारी। नाम से स्पष्ट है इसके। और जैसे ही वो विशेष काम पूरा होगा, ये साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब विशेष साझेदारी, जैसे किसी पुल के निर्माण का ठेका ले लिया आपने, किसी सड़क को बनाने का ठेका लिया, 6 महीने में, साल भर में किसी ब्रिज को बनाने का, ओवर ब्रिज को बनाने का, जैसे हमारे जोधपुर के अंदर भी है ना, वीर दुर्गादास राठौड़, और भी कई जगह जो है वो बने हुए हैं पुल। तो इस तरह के जो ठेके लिए जाते हैं जो विशेष कार्य करने के लिए, तो वो साझेदारी हमारी कौन सी हो जाएगी, विशेष साझेदारी। और जैसे ही पुल तैयार होगा, पैसा मिलेगा, बंटवारा हो जाएगा, तो वो साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स। फोर्थ आता है वैधता के अनुसार साझेदारी। वैधता के अनुसार 2 प्रकार की साझेदारियां। वैध कौन सी होती है, वैध वो होती है जिसमें कानून की पालना की गई हो। देश के प्रचलित कानून के नियमों की पालना करते हुए जो साझेदारी स्थापित की जाती है, उसे हम वैध साझेदारी कहते हैं। ओके। और इसके ऑपोजिट, जब किसी साझेदारी की स्थापना देश के प्रचलित नियमों के अनुसार न हो, कानून के अनुसार न हो, तो उसे हम अवैध साझेदारी कहेंगे। और अवैध साझेदारी की कुछ दशाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से। तो अवैध साझेदारी की जो दशाएं हैं वो देखिए। पहला नंबर 1 होता है कि यदि किसी साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, न्यूनतम 2 से कम और अधिकतम 50 से ज़्यादा हो जाए, तो वो साझेदारी अवैध हो जाएगी। ठीक है। नंबर 1, साझेदारी की कौन सी साझेदारी अवैध होती है, तो उसमें पहला पॉइंट है जबकि साझेदारी का उद्देश्य गैर कानूनी हो। साझेदारी का उद्देश्य
गैर कानूनी हो। तो इस प्रकार की साझेदारी को अवैध साझेदारी घोषित किया जाता है। दूसरा, अगर साझेदारी के अंदर शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बन जाए, शत्रु राष्ट्र जैसे हमारा पाकिस्तान शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बन जाए, तीसरा इसमें आता है कि यदि उसके अंदर जो है वो मैंने जैसा कि कहा कि न्यूनतम 2 से कम, न्यूनतम 2 से कम व अधिकतम 50 से ज्यादा सदस्य हो जाए, 50 से ज्यादा सदस्य हो जाए यानी साझेदार हो जाए, तो वो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध। 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और चौथा आता है कि अगर उसका व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, वो साझेदारी का जो व्यवसाय है वो किस प्रकार का हो? साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए, तो इन सारी दशाओं में, इन चारों दशाओं में वो साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध साझेदारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे साझेदारी के प्रकार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको साझेदारी का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम जो है आपकी इन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। अगली वीडियो जो है वो नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे साझेदारी के लेखांकन के बारे में, साझेदारी का लेखांकन किस तरह से किया जाता है और कौन कौन से खाते उसमें बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।